इंडिया भी है, चाइना भी है, रसिया भी है, और देयर आर 4 सेंट्रल एशियन नेशन, और अभी पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है उसमें। तुर्कमेनिस्तान के अलावा सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान के अलावा बाकी सारे मेंबर को एससीओ में शामिल कर लिया गया है। एससीओ इज अ न्यू ईरा ऑफ कोऑपरेशन। अब एससीओ में देखेंगे इंडिया के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, रसिया के साथ हैं, और कहा भी जाता है एससीओ किस पे कोऑपरेशन कर रहा है कि व्यापार के मुद्दे पे, सिक्योरिटी के मुद्दे पे, टेररिज्म के मुद्दे पे, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे। और पहली बार तो ऐसा हुआ एससीओ के मंच पे इंडिया और पाकिस्तान की सेनाओं ने भी सैनिक अभ्यास किया रसिया में जाके। इधर देख नहीं रहे हैं, उधर जाके हाथ मिला रहे हैं 1000 किलोमीटर दूर जाके। एससीओ है। और अगला क्या है कोऑपरेशन? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, बहुत बड़ा इशू है ये। India and China both are member of BRICS Development Bank. ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, तो आप देखेंगे वाई ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में किसका प्रभाव रहा? आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बाद ये ब्रिक्स डेवलपमेंट नाउ इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का मूल काम क्या है? विकासशील देशों को सहायता देना। अच्छा, एक बात आप देखेंगे, चाइना जितना, एक बात तो चाइना की बहुत अच्छी है, जैसे प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी। प्रो एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है चाइना से बिल्कुल मतलब नहीं होता किस देश में सरकार कौन सी है, उसको संबंध बनाना है नंबर 1। प्रो एस्टेब्लिशमेंट यानी जो भी शक्तिशाली होगा उसके साथ साथ संबंध बनाएंगे, जो भी सत्ता में होगा वही दोस्त है, जो भी परीक्षा पास कर गया वही दोस्त है, बाकी सब बेकार है। यही प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। अब फुक्कड़ के साथ आप दोस्ती कर रहे हैं, किस काम का? किसी काम का नहीं है। इसलिए व्हाट इज ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक? इसका मतलब है कि अमेरिका, आप देखेंगे जब भी किसी देश को पैसा देता है तमाम शर्त लगा देता है। आपको इकोनॉमी ऐसी बनानी पड़ेगी, मानव अधिकार का रिकॉर्ड अच्छा रखना पड़ेगा। आईएमएफ से पैसा लेने के लिए नॉन इकोनॉमिक कंडीशन भी चलती है। अब जैसे ईरान, अब ईरान के ऊपर केवल प्रतिबंध इसलिए लग रहा है कि वो परमाणु हथियार की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो सवाल है कि दुनिया के सारे देशों ने, चीन तो कहीं आपत्ति नहीं है, चीन की आपत्ति नहीं है उस पर। यूएस इज हैविंग द रिजर्वेशन। अब अमेरिका ने श्रीलंका को आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया। उसने कहा श्रीलंका में तो युद्ध चल रहा है, ये तमिलों का नरसंहार हो रहा है। चाइना इन सब मुद्दों पर कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। इसलिए देखेंगे विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर फेवरेबल टुवर्ड्स चाइना। रियलिटी की बात है ये। यद्यपि ये भी है कि थोड़ा सा जो ओबोर से थोड़ा जो कई देशों को ऋण की समस्या आ रही है, दे आर फेसिंग काइंड ऑफ डेट ट्रैप, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन सच मानिए ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में सबका हिस्सा बराबर है, आईएमएफ में सबका हिस्सा बराबर नहीं है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में शर्त आरोपित नहीं की जाती, यानी विकासशील देश। और ब्रिक्स का इतना महत्व क्यों है? 1975 में G7 बना था। G7 दुनिया के विकसित देशों का संगठन था, लेकिन अब देखेंगे नाउ G7 इज रिप्लेस्ड बाय G20। कितनी बड़ी घटना हो गई। इसका मतलब है अब पूंजीवादी विकसित देशों के अलावा विकासशील देशों का भी इकोनॉमी में बड़ा रोल आ रहा है। और इसलिए ब्रिक्स का नाम ही, जो जिम ओलिन ने जब इसका पहली बार प्रयोग किया, उनका कहने का मतलब था कि आने वाली दुनिया में G7 के बजाय इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेंटर कौन होगा? ब्रिक्स। इसलिए इसका नाम आ गया। अब देखिए इंडिया एंड चाइना, दे आर पार्टनर। उसके अलावा आप देखेंगे G20 में यहां भी दोनों पार्टनर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्लाइमेट चेंज के इशू पर, पेरिस पर्यावरणीय वार्ताओं के मामले में क्लाइमेट चेंज और WTO को लेकर यूएस इज अडॉप्टिंग द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। अमेरिका संरक्षणवादी नीति अपना रहा है, लेकिन इंडिया और चाइना ये सपोर्ट कर रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन
आगे बढ़ना चाहिए, मुक्त व्यापार आगे चलना चाहिए, संरक्षणवादी नीतियों को हतोत्साहित किया जाए। दैट इज व्यू ऑफ बोथ इंडिया एंड चाइना। अब बताइए कॉपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब सवाल ये है, यहां पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि न्यूमरस एरियाज ऑफ कॉपरेशन। और अभी तो अब देखा आपने होगा अफगानिस्तान में, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया और चाइना क्योंकि नॉन इंटरफेयरिंग कंट्रीज रहे हैं, इसे ईरान में दे आर सपोर्टिंग स्टेबिलिटी। अफगानिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया चाइना ने मिलकर अफगान डेवलपमेंट को ट्रेंड किया। इसे आप देखेंगे, फिलिस्तीन का इशू, ईरान का इशू, अफगानिस्तान का इशू, इस पे इंडिया चाइना के अप्रोच एक जैसे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इंडिया भी मानता है कि ऐसे इंटरफेयर न किया जाए किसी भी देश के आंतरिक मामले में। चाइना जो ऑल्सो हैविंग द सेम व्यू। तो आप अगला ये भी कि अफगानिस्तान के मामले पर, ईरान के इशू पर, यानी वेस्ट एशियाई प्रॉब्लम को देखा जाए तो दे आर सपोर्टिंग द सेम व्यू। और सबसे बड़ी बात है, अभी आप देखेंगे इंडिया इज प्रेफरिंग रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल। वही तो इंडिया कह रहा है रूस इंडिया और चाइना के बीच एक ट्रायंगल बनेगा। और रूस इंडिया चाइना के बीच ट्रायंगल हो जाए तो क्या होगा? एशिया फॉर एशियंस। ये सच मानिए, अगर इंडिया चाइना मिल जाए तो साउथ ईस्ट स्टेबल हो जाएगा। इट विल बी द ड्रीम ऑफ एशियन सेंचुरी विल बिकम रियलिटी। एशियाई शताब्दी का सपना साकार हो जाएगा। इंडिया चाइना मिल जाए दोस्तों, पूरी दुनिया में इससे बड़ा चेंज कोई होगा नहीं। पूरी दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर और इकोनॉमिक सेंटर कहां जाएगा? एशिया में। सो दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। लेकिन आप याद रखिए, ये पूरा अप्रोच क्या है? उदारवादियों का, लिबरल्स अप्रोच है। दैट इज लिबरल अप्रोच, उदारवादियों के अप्रोच है। तो अब बताइए, अब क्या समझ में आ रहा है? मतभेद को देखा जाए, विवाद को देखा जाए, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंसेस हैं। और कुछ लोग कहते हैं इंडिया चाइना बच को डिफरेंस नहीं है। लिबरल्स को देखेंगे क्या कहें? अरे बाउंड्री डिस्प्यूट है, ये देर सवेर हल हो जाएगा, कौन सा बड़ा इशू है। अच्छा, कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ एक एक से बावरापन है, हमारे यहाँ जानबूझ के ऐसा बाउंड्री डिस्प्यूट को हंगामा कर दिया है। अरे इंडिया चाइना के बॉर्डर को जाके देखिए, इट्स नॉट लाइक इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इट्स लाइक इंडिया पाकिस्तान। इंडिया चाइना के बॉर्डर में 30-30 किलोमीटर के एरिया में नो मैंस लैंड है इंडिया चाइना बॉर्डर में। और कभी अगर ऐसा हो गया कि चाइना के सैनिक हमारे यहाँ आ गए तो क्या बॉर्डर लेकर भाग जाएंगे? क्या भाग तो नहीं जाएंगे। इस वजह से ये कहना कि चाइना आ गया हमारा बॉर्डर लेके भाग जाएगा, ये दिल्ली तक हंगामा कर देना। बॉर्डर में सीबीएम कराने तरीका अलग तरीके चल रहा है। बॉर्डर को हल करने के लिए हम वी आर वर्किंग ओवर द ऑल्टरनेटिव अर्बन पाथ। तो हम उसके अलग तरीके से सीबीएम का निर्माण किया गया है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस वजह से ऐसे मामलों पर बिना वजह चाइना फेयर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे बॉर्डर कॉम्प्लेक्स इश्यू है, उसको हम अलग से रिजोल्व कर रहे हैं। तो सवाल है इंडिया का अप्रोच क्या होना चाहिए चीन सॉल्व डील करते समय? हम बॉर्डर इश्यू को भूल जाएं, केवल कॉपरेशन देखें, या केवल विवाद देखें? केवल याद रखिए, व्हाट इज द ट्रू एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी? अगला पॉइंट, सी राजा मोहन। सी राजा मोहन का मानना है सी राजा मोहन का मानना है कि भारत के द्वारा चीन के साथ
भारत के द्वारा चीन के साथ संबंध बेहतर करने के लिए या भारत के द्वारा चीन के साथ संबंधों के निर्माण के लिए दो समानांतर रणनीति का प्रयोग करना चाहिए। भारत के द्वारा चीन के साथ संबंध को बेहतर करने के लिए दो समानांतर रणनीति का प्रयोग करना चाहिए। इंडिया शुड अडॉप्ट द टू parallel strategies for strengthening the partnership with China। हमें दो समानांतर तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पहला है पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट, संबंध बनाने की नीति, एंड पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट एंड पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब है चीन के प्रभाव को सीमित करना। ये दोनों तरीके अपना रहे हैं। और जब कहते हैं व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग द पार्टनरशिप विथ यूएस, जापान, दैट इज पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। यानी चीन के प्रभाव को सीमित करने की रणनीति भी अपना रहे हैं, लेकिन दूसरा एंगेजमेंट, व्यापारिक रूप में, आर्थिक रूप में, एससीओ के मामले में, ये सारी पॉलिसी क्या है? एंगेजमेंट। ये है एंगेजमेंट। कंटेनमेंट क्या है? इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर विथ यूएस, जापान, इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक, यूएस, जापान, इंडो पैसिफिक, यहाँ कंटेनमेंट, दोनों पॉलिसी चल रही साथ में। इसलिए चीन के साथ संबंध को डील करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। लेकिन आप याद रखिए, वैसे अगर हम इंडो पैसिफिक के मामले में देखें तो यूएस और इंडिया के अप्रोच में फर्क है। अब देखें, क्वाड के मामले में देखेंगे, इंडो पैसिफिक के मामले में देखें तो इंडिया और यूएस के अप्रोच में फर्क है। कैसे फर्क है? अगला हेडिंग। तो निष्कर्ष यही है, एंगेजमेंट एंड कंटेनमेंट। तो हम दोनों पॉलिसी पे चल रहे हैं। बस ये है कि इसका मतलब अपने सुरक्षा को ध्यान में रखें, लेकिन चीन एक पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है और पावरफुल देश भी है। इसलिए पावरफुल लोग से फायदा लिया जाए, बिला वजह का पंगा किया जाए। हाँ, जब भाई सिक्योरिटी पर खतरा हो जाए, चीन कल अरुणाचल प्रदेश दे दो तो वहां कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल है। बाकी मामलों में चीन से हमें आगे बढ़ना चाहिए, बिला वजह एंटी चाइनीज लोगों ने अपनाने के बजाय। तो बताइए, हमारा काम क्या है? चीन का विरोध करना या राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना? दैट इज थंब रूल। इसलिए बात को एक टेक्निकल है, कई बार निष्कर्ष में कुछ टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तरीका है, जब कहते हैं चीन के साथ विवाद है, तो ये क्या है? जीरो सम। इसे आईआर की भाषा में क्या कहा जाता है? जीरो सम। जीरो सम का मतलब है पार्टनर के साथ सहयोग मत करिए, भले कोई ऐसी रणनीति अपनाइए पार्टनर फेल हो। आपका पार्टनर फेल होगा तभी आप पास होंगे। जीरो सम। यानी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को क्या मिला? जीरो। इंग्लैंड को क्या मिला? इसका मतलब है पार्टनर के साथ कोऑपरेशन के बजाय क्या होगा? कंपटीशन। पार्टनर साथ कोऑपरेशन है, कंपटीशन होगा। और ये क्या है? नॉन जीरो सम। ऐसे भी संबंधों को प्रयोग कर सकते हैं, नॉन जीरो सम। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जब करते हैं तो एग्जामिनर के लिए ज्यादा अच्छा होता है वो। नॉन जीरो सम। और नॉन जीरो सम को देवनागरी लिपि में लिख लीजिए। बहुत इसका विशुद्ध अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा कि वो गैर शून्य योग खेल, शून्य योग खेल, और उससे अच्छा जो बड़े पॉपुलर शब्द हैं उनको सीधे अनुवाद कर दिए। जीरो सम, नॉन जीरो सम, देवनागरी लिपि में लिख लीजिए। लेकिन इंडो पैसिफिक को लेकर और क्वाड क्या है, इस पे इंडिया चाइना का अप्रोच क्या है, थोड़ा लिख लीजिए। अगला हेडिंग है
अगला है इंडो पैसिफिक और भारत चीन। इंडो पैसिफिक और भारत चीन। तो इंडो पैसिफिक आएंगे उसमें क्वाड आएगा, क्वाड आएंगे उसमें इंडो पैसिफिक आएगा। तो दिस इज न्यू चेंज इंडिया फॉरेन पॉलिसी। और कहा भी जाता है कि मोदी के आने से कुछ चेंज तो बहुत विजिबल दिखता है, जैसे दक्षिण को बाय बाय करके बिमस्टेक की तरफ आगे बढ़ना। दिस इज विजिबल चेंज इन फॉरेन पॉलिसी। बाकी तो ठीक है, ईस्ट की तरफ तो बहुत ज्यादा नहीं है, लुक और एक्ट में केवल इम्प्लीमेंटेशन की बात है। तीसरा आप देखेंगे इसराइल की तरफ वेस्ट एशिया में खास तौर पे चेंज दिख रहा है, ज्यादा प्रेगमेटिक है। यूएई सऊदी अरेबिया इज बिकमिंग वेरी क्लोज टुवर्ड्स इंडिया। इसराइल भी है, उधर भी संबंध है। और अमेरिका के ऊपर ज्यादा खुले रूप में हम संबंध को लेकर आ रहे हैं। तो पहले क्या था कि हमको संकोच लगता था अमेरिका के साथ जाएं तो चाइना देख लेगा तो क्या कहेगा। अब हमने खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे दोस्तों, जिसको देखना है दुनिया जले तो जले, दुनिया जले तो जले, हमें से मतलब नहीं है। तो नाउ वी आर मोर ओपन विथ यूएस। तो ये बात है कि और जापान को माला भारत सैन्य के अभ्यास में बुलाया। अभी आप देखेंगे रियलिज्म प्रैग्मेटिज्म ज्यादा है फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन इट शुड नॉट बी विजुअलाइज एज एंटी चाइना। कैसे है, 2-3 पॉइंट आप लिख लीजिए। व्हाट इज इंडो पैसिफिक? पहला, परंपरागत रूप में भारत हिंद महासागर में ही अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। Initially, India was looking for expanding her influence in the Indian Ocean. Initially, India was looking for her own interest in Indian Ocean. हिंद महासागर में ही अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, परंतु वर्तमान में हिंद महासागर के बाहर भी भारत अपने हितों का विस्तार कर रहा है। Now India expanding her influence beyond Indian Ocean. Now India is expanding her influence beyond Indian Ocean. हिंद महासागर के बाहर भी अपने हितों का प्रभाव कर रहा है। इसीलिए दक्षिण चीन सागर में भारत की उपस्थिति बढ़ रही है। Even we are enhancing our role in South China Sea. दक्षिण चीन सागर में भारत की उपस्थिति बढ़ रही है और भारत के द्वारा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, के साथ सामरिक संबंध सुदृढ़ किए जा रहे हैं। Now India is strengthening her relation with
यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक चीज को हम आप कभी इसके साथ नहीं बल्कि दूसरे पेज पे आप हमेशा लिख लीजिएगा कि जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य कुछ और होता है। तो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? पार्टनरशिप ओवर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, सुरक्षा के मामलों पे सहयोग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोऑपरेशन ओवर टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ, और दूसरा हाई एंड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी लाइक न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के सहयोग, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माने जाते हैं। फिर है जो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो मैं स्ट्रेटेजिक का मतलब कहते हैं कि ये है कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट, यानी सुरक्षा के साझे खतरे आ जाएं, तो दैट इज स्ट्रेटेजिक। अब दूसरा डिफेंस का मतलब है, डिफेंस पार्टनरशिप मीन्स इंपोर्टिंग आर्म्स, एक्सपोर्टिंग आर्म्स, इवन डिफेंस कॉमन एक्सरसाइज, यानी डिफेंस एक्सरसाइज, यानी एक्सचेंज ऑफ डिफेंस पर्सनल्स, यानी साझे सैनिक अभ्यास, अधिकारियों का आवागमन, एक्सचेंज ऑफ डिफेंस पर्सनल्स, सरकारी सेना के अधिकारियों का आवागमन, और दूसरा होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स, हथियार का निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ आर्म्स, और चौथा ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन, ज्वाइंट आर्म्स प्रोडक्शन, हथियारों का संयुक्त उत्पादन। ज्वाइंट आर्म्स प्रोडक्शन, हथियारों का संयुक्त उत्पादन, तो दैट इज डिफेंस कोऑपरेशन। तो आप देखेंगे डिफेंस कोऑपरेशन एक पार्ट है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन दूसरा है। वैसे लोग मानते हैं कि डिफेंस कोऑपरेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। जो सेना का कोऑपरेशन होता है वो भी स्ट्रेटेजिक का ही पार्ट है। दूसरा, जब हम कहते हैं पॉलिटिकल कोऑपरेशन, तो अंतर शब्दों का होना चाहिए। अब जैसे यदि कुछ मामले में होता है कि कुछ कुछ ओवरलैप भी करता है, आपको याद दिला दे, पॉलिटिकल कोऑपरेशन का मतलब कोऑपरेशन ओवर कश्मीर इशू, हुसोएवर सपोर्टिंग ओवर कश्मीर, सिक्योरिटी काउंसिल में किसी प्रस्ताव का समर्थन करना, सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव का समर्थन करना, दैट इज ए पॉलिटिकल कोऑपरेशन। या इंडिया की डेमोक्रेसी का सपोर्ट करना, दैट इज ए पॉलिटिकल कोऑपरेशन। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन। अब देखिए इकोनॉमिक, इकोनॉमिक रिलेशन क्या है? ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए, ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और अब देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, दीज आर इकोनॉमिक रिलेशन। या कई बार एनर्जी का आदान प्रदान। अगर देखिए सड़क बनाना, सड़क बनाना इकोनॉमिक रिलेशन में आएगा, स्ट्रेटेजिक में। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ आएगा? इकोनॉमिक में या स्ट्रेटेजिक में? क्या? इकोनॉमिक में। लेकिन अगर वही सड़क इंडिया चाइना बॉर्डर पे हो तो स्ट्रेटेजिक में। एयरपोर्ट का निर्माण, ये इकोनॉमिक में आएगा, स्ट्रेटेजिक में। लेकिन वही एयरपोर्ट अगर तवांग में हो तो क्या होगा? स्ट्रेटेजिक। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वी कांट क्रिएट ए हार्ड एंड फास्ट डिफरेंशिएशन। तो कई बार आर्थिक भी स्ट्रेटेजिक हो जाता है, आर्थिक स्ट्रेटेजिक होता है। स्ट्रेटेजिक का मतलब है इसका इंपॉर्टेंस सुरक्षा पर आएगा।
दूसरा कल्चरल रिलेशन क्या होता है? कल्चरल जैसे कि त्योहार का आदान प्रदान, या त्योहार का आदान प्रदान, मान लीजिए कि गणतंत्र दिवस में किसी को बुलाना, लैंग्वेज को पढ़ाना, देयर इज कल्चरल एक्सचेंज। योगा, बुद्धिस्ट कोऑपरेशन करना, या ये जितने भी कल्चरल कोऑपरेशन है। तो जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, यू मस्ट बी वेरी क्लियर। और याद रखिए, अब बताइए, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन कौन सा है? कौन सा? हाँ, तो यही आपको याद रखिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन में कई बार इकोनॉमिक असेसमेंट यही गलती कर जाता है, उसको लगता है कि इकोनॉमिक रिलेशन ठीक है, सब रिलेशन ठीक है। उल्टा होता है। अगर स्ट्रेटेजिक मामला गड़बड़ है तो सारे मामले गड़बड़ हो जाते हैं। दूसरी बात है, क्या आप किसी को बंदूक देंगे? आप बंदूक किसी से भी खरीद सकते हैं या केवल अपने विश्वसनीय लोगों से खरीदेंगे? याद रखिए, किसी व्यक्ति ने बंदूक रखी हो किसी को भी नहीं दे देगा। इसलिए डिफेंस किसी को भी नहीं देता है। यूएस इज नॉट एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट टू चाइना। अमेरिका नहीं देता। अमेरिका इज नीदर एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट टू ईरान, सीरिया एंड वेनेजुएला। इसलिए आपको याद दिला दें कि डिफेंस रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो डिफेंस एंड स्ट्रेटजी आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आईआर में क्या होता है? स्ट्रेटजिक मूल चलता है। स्ट्रेटजिक मामला गड़बड़ाएगा तो इकोनॉमिक भी गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के बीच ट्रेड क्यों नहीं हो पा रहा है? और अब आप देखिए, जब भी हम फॉरेन पॉलिसी में 200 देशों के बीच संबंध को रियलाइज करते हैं तो हर देश का ऑब्जेक्टिव अगर यहां मिलेगा संबंध होगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हमारे इंडिया पाकिस्तान साथ में क्या मिलता है? इंडिया पाकिस्तान साथ क्या इसमें है? कुछ भी नहीं है। कल्चरल है। अच्छा, दूसरा, इंडिया चाइना के साथ आधा है, आधा गड़बड़ है। इकोनॉमिक है लेकिन इधर कुछ नहीं है। दैट इज ए प्रॉब्लम। अमेरिका के साथ सब, जापान के साथ सीधा फर्क दिख जाएगा आपको। तो क्या लिखा आपने? क्या? रसिया के साथ सारा है। लेकिन रसिया अभी आर्थिक रूप में बहुत पीछे चला गया है। अब रसिया के साथ बाइलेटरल ट्रेड कुल मिला के 10 बिलियन डॉलर का है। आज भी कभी आप इंडियन आर्मी में चली जाओ तो वहां देखोगे हर तीसरा डिफेंस इक्विपमेंट रसिया का है। ये रसिया है। S-400 कहां से आ रहा है? इसलिए टूथ ब्रश खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तमंचा? तमंचा किसी से भी खरीद लेंगे और टूथ ब्रश किसी से भी। ये फर्क। क्या लिखा आपने? हाँ, अमेरिका जापान क्या लिखा? हाँ, सामरिक संबंध सुदृढ़ किए जा रहे हैं, परंतु अमेरिका का जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ सैन्य गठबंधन है, ब्रैकेट में अलायंस। यूएस इज हैविंग अ मिलिट्री अलायंस विथ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। जबकि भारत के साथ
जबकि भारत के साथ अमेरिका का सैन्य गठबंधन नहीं है। जबकि भारत का अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन नहीं है। भारत का अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन नहीं है। जबकि इंडिया इज नॉट हैविंग अलायंस विथ यूएस। जबकि भारत का अमेरिका के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है। इंडिया इज एलाई ऑफ यूएस, नॉट अलायंस। इंडिया इज एलाई ऑफ यूएस और भारत वर्तमान में मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना रहा है। मल्टी अलाइनमेंट अंडरलाइन। भारत वर्तमान में मल्टी अलाइनमेंट बहुगुटीयता, मल्टी अलाइनमेंट। इंडिया इज अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। तो देखिए, अलायंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अलाइनमेंट। तो ये क्वाड क्या है? अलायंस है या अलाइनमेंट है? अलाइनमेंट है भाई। अलायंस का मतलब है इनकी सेना यहां रहेगी, इनकी सेना यहां रहेगी, अमेरिका की सेना हर जगह रहेगी। इनके ऊपर हमला, अमेरिका के ऊपर हमला होगा। हमारा अमेरिका के साथ ऐसा रिलेशन नहीं है। तो वी आर अडॉप्टिंग मल्टी अलाइनमेंट, नॉट अलायंस। इसलिए इंडो पैसिफिक को लेके हमारा इंटरेस्ट अलग है, अमेरिका का इंटरेस्ट अलग है। कैसे? अगला पॉइंट, अमेरिका के द्वारा इंडो पैसिफिक नीति के माध्यम से इंडो पैसिफिक नीति के माध्यम से चीन को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। यूएस is looking for countering China through the policy of Indo-Pacific or in bracket Quad। अमेरिका के द्वारा इंडो पैसिफिक नीति के माध्यम से चीन को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि चीन को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि भारत इंडो पैसिफिक के द्वारा आसियान देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है। फॉर इंडिया, आसियान इज इन सेंटर स्टेज। भारत इंडो पैसिफिक के द्वारा आसियान के साथ संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है। आसियान इज इन सेंटर स्टेज फॉर इंडिया, ASEAN, जो आगे आपको बता दें। आसियान इज ए सेंटर स्टेज फॉर इंडिया फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक से वो आसियान को केंद्र में रख रहा है। इसलिए आप याद रखिए, इंडिया इज परस्यूइंग रिलेशन विद जापान, विथ यूएस, बट इट शुड नॉट विजुअलाइज एज एंटी चाइना। क्यों? अगला पॉइंट,
मल्टी अलाइनमेंट नीति के अंतर्गत इन द पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट नीति के अंतर्गत भारत एससीओ में भी है, इन द पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट भारत एससीओ में भी है, आरआईसी में भी है और जय में भी है, जापान, अमेरिका, इंडिया। India is a part of SCO2, RIC2 and J2. अब बताइए, यही तो मल्टी अलाइनमेंट है। तो ऐसा ना सोचा जाए कि इंडो पैसिफिक एंड क्वाड इज ओनली फॉर काउंटरिंग चाइना। नो, यहाँ पे चाइना, इंडिया, रसिया तीनों है। रसिया में आपको बताए कहाँ कहाँ कॉपरेशन मिल रहा है। इसलिए हम ये कहें कि तो हमारा जापान और अमेरिका के साथ संबंध हमारे हितों के लिए है, चीन के विरोध के लिए, फॉर फर्दरिंग अवर इंटरेस्ट। लेकिन आप याद रखिए, जब हमारे दो पार्टनर आ जाएं, हमारी दो दोस्ती हो जाए, मेरी दोस्ती दोनों के साथ है, तो झुकाव हमारा किधर ज्यादा है, इधर इधर या इधर? किधर झुकाव ज्यादा है? बात सही है। याद रखिए, हम थोड़ा इधर झुके हुए हैं दोस्तों। जब संबंध कई के साथ हो जाता है तभी देखते संबंधों के साथ गहराई किसकी है। हमारे कई दोस्त होते हैं, लेकिन समवन इज वेरी क्लोज टू अस। इसे क्योंकि याद रखिए, अभी यहाँ पे और खासतौर पे रसिया के साथ तो है, लेकिन चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, और वो जापान और अमेरिका के साथ है। यहाँ तक कि जब डोकलाम में क्राइसिस हुई, देखिए दोस्तों, दोस्ती की पहचान आपको बता दें कि हु इज अ रियल फ्रेंड। एक कहावत है, फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अब फ्रेंड की मैं टेस्टिंग आपको बता दूं। आप जानते हैं कि मेरा दोस्त 10 बजे के बाद सो जाता है रात में, और उसको 11 बजे फोन करिए, जब आपको पता है गहरी नींद में हो, और कहे भाई आ जाओ बहुत जरूरी है, और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कपड़ा पहने भाग के आपका पास आ जाए, तो आप समझ लो कि ही इज अ रियल फ्रेंड। और आपने फोन किया, उसने ये जवाब दिया, इतने समय फोन करने कोई टाइम है? उसका नंबर दिल दिमाग दोनों से निकाल दीजिए, वो कभी किसी काम नहीं आएगा। अब इस बात को देखिए, अब इस बात को देखिए। अच्छा, इस बात को रियल में हमने देखा कि मेरे मेरे दो बैचमेट हैं, किसी शहर में है, तो एक मुझसे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी एक ने बताई। तो दोनों अलग अलग फील्ड में है। तो एक ने क्या किया, अनटाइमली बहुत रात में फोन किया उसको, भाई तुम तुरंत आ जाना। उसने ये नहीं पूछा क्यों आ जाना, उसने तुरंत अपना ड्राइविंग शुरू किया। भाई आधे रास्ते को फोन किया, कहाँ हो? बस आधे रास्ते पहुंच गया, उनका वापस ले जाओ। क्यों? भड़क गया। उसका मैं देखना चाहता था तुम वही दोस्त है या बदल गए हो। तो आप देखिए भाई, स्टूडेंट लाइफ में कई बार चेंज हो जाता है। दिस इज टेस्टिंग अ फ्रेंडशिप। हमने कब टेस्ट किया? हम डोकलांग में फंसे हुए थे, और जापान ने तुरंत कहा, जापान ने कहा आधिपत्यवादी नीति नहीं चलेगी, अगर कोई सोच रहा हो बल से कोई सीमा परिवर्तित कर ले। हमने कहा दोस्त धन्यवाद धन्यवाद। चीन के खिलाफ उसने बोला, ये मौका होता है। अमेरिका ने खिलाफ बोला। पाकिस्तान तो सोच रहा था कि इंडिया ठुक जाए दोस्तों। पाकिस्तान तो एकदम से आराम से बैठा था। इसलिए एक बात याद रखिए, यही यही दोस्ती की पहचान है, कौन आपका रियल दोस्त है। इसलिए आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र। चौथा बताना जरूरी था। और कहा भी जाता है, आप कितने धैर्यवान हैं, ये तब परीक्षा होती है जब कितने संकट काल में है। अब पीटी नहीं हुआ, उस समय आपका धैर्य की, पेशेंस की टेस्टिंग होगी, क्या पेशेंस वाले व्यक्ति है या नहीं है। भड़बड़ाए पड़े हुए हैं, नहीं हुआ, अरे अगली बार होगा यार। डोंट वरी अबाउट दैट, हैव ए पेशेंस इन लाइफ। तो धीरज भी, धर्म भी, मित्र भी। तो आपातकाल, अब ये वार कंडीशन आपातकाल है। क्या लिखा आपने? अब इसलिए याद रखिए, अब
बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अभी भी आप देखेंगे, यही खास बात है। अमेरिका का ट्रंप ने पूछा, ये बताओ यार तुम यहाँ यहाँ क्यों जाते हो, ये भी तो जाते हो और हमसे भी गलबैयां करते हो, मामला क्या है यार तुम्हारा। मोदी ने कहा, देखो ट्रंप यार, हमारा मामला तुम समझ नहीं पाओगे, हमारा संबंध सभी के साथ है, देखो केवल तुम्हारे साथ नहीं है। ट्रंप ने कहा, ओ सभी के साथ है, इसका मतलब है ये देखिए जापान और ऑस्ट्रेलिया यहाँ नहीं है। एक खास बात है, अमेरिका फॉलोअर ढूंढता है। अमेरिका कहता है जो हमारा दोस्त वो चीन के साथ न रहे। भारत का देखो यार ये तो मामला नहीं। अमेरिका कहता है जो हमारे साथ वो हमारे दुश्मन के साथ नहीं। इसे अमेरिका ने क्या बना रखा, काटसा। अमेरिका ने भारत से कहा, ईरान के साथ क्यों जा रहे हो, हमने कहा यार तो चले गए, अब जाना क्या है। उन्होंने कहा रशिया के साथ, हमने कहा गए। इसी बात याद रखिए, तो अमेरिका हमसे बहुत नाराज रहता है। याद रखिए, हम अपने हितों के अनुसार काम करेंगे या अमेरिका और चीन के। चीन क्या कहता है, अमेरिका के साथ क्यों जा रहे हो, अमेरिका क्या कहता है, चीन के साथ क्यों जा रहे हो, और हम। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला। भारत की विदेश मल्टी अलाइनमेंट अंडर, तो मल्टी अलाइनमेंट यही तो है सब। अब शब्दों का हेल फेल है, वही हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी है, मल्टी अलाइनमेंट। तो फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू नॉन अलाइनमेंट गया। अरे नॉन अलाइनमेंट क्या। अच्छा, नॉन अलाइनमेंट खास बात थी, नेहरू अलाइनमेंट करते थे, हथियारों का नहीं, शांति का, गुलाब का लेना देना। देखिए एक अलाइनमेंट होता है निरंकारियों का, मिले लोग अलाइनमेंट, निरंकारियों का अलाइनमेंट होता है। हम निरंकारियों का अलाइनमेंट करेंगे, AK-47 AK-56 का भी, तमंजे का भी। तो गुट निरपेक्ष नीति में शांति ये सब बल देते। अभी क्या है, रिपेन चाहिए भाई, हमें रिपेन चाहिए, तो मल्टी अलाइनमेंट। अगला पॉइंट, अगला अगला। अभी कि ये पॉइंट याद रखने की है। इसीलिए भारतीय विदेश नीति का मूल आधार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, सामरिक स्वायत्तता है। द फंडामेंटल बेसिस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सामरिक स्वायत्तता अंडरलाइन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसका अभिप्राय है जिसका अभिप्राय है कि भारत किसी महाशक्ति के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करेगा। Which means India will not become a satellite of any major power. India will never become a satellite of a major power. भारत किसी भी देश के लिए पिछलग्गू के रूप में काम नहीं करेगा। इंडिया इज नॉट ए कैंप फॉलोअर, बल्कि अपनी हितों और प्राथमिकता के अनुसार, but India will pursue our own interest and priorities, अपने हितों एवं प्राथमिकता के अनुसार संबंधों का निर्माण करेगा। अपने हितों एवं प्राथमिकता के अनुसार संबंधों का निर्माण करेगा। इसलिए चीन, भारत, अमेरिका और जापान
इसे चीन, भारत, अमेरिका, जापान के साथ सामरिक संबंधों पर आपत्ति व्यक्त करता है। चाइना इज रेजिंग हर वॉइस अगेंस्ट growing strategic partnership between US, India and US, Japan and India। सामरिक संबंधों पर आपत्ति व्यक्त करता है, जबकि अमेरिका चीन को संतुलित करने के लिए भारत का प्रयोग करना चाहता है। अमेरिका चीन को संतुलित करने के लिए भारत का प्रयोग करना चाहता है। यूएस वांट टू यूटिलाइज इंडिया फॉर काउंटरिंग चाइना। जबकि भारत के द्वारा अपनी प्राथमिकता के आधार पर बट इंडिया इज परसुइंग हर ओन प्रायोरिटीज, आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। भारत अपनी प्राथमिकता के आधार पर सभी के साथ संबंध बनाना चाहता है। दैट इज नोन एज ए इशू बेस्ड अलाइनमेंट। चाहे आप कह लीजिए मल्टी अलाइनमेंट या इशू बेस्ड अलाइनमेंट। तो इसलिए दैट इज इंडियन पॉलिसी। इसलिए ये अप्रोच नहीं है कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए हम अमेरिका जापान का प्रयोग करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि चाइना के डर के मारा, चाइना की संवेदना को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और जापान संबंध का निर्माण न करें। तो भाई वी आर फ्री, वी आर अडॉप्टिंग मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, इंडिया इज मेजर पावर। तो आप देखिए इंडो पैसिफिक, इस यही बात क्वाड को लेकर आती है। सो क्वाड इज नॉट ए अलायंस, इट इज अलाइनमेंट। और हमारा मूल उद्देश्य क्या है? क्वाड क्यों है? क्योंकि सैन्य रूप में, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां भारत अमेरिका के साथ कोऑपरेशन करना चाहता है। तो बात सीधी सी है, राष्ट्रीय हितों का मसला है। इंडिया चाइना का ब्रॉडर पार्टी है। अब आप बताइए कोई स्पेसिफिक इशू आपको चाइना से बताएं। कोई इशू? कौन सा? डोकलाम। भाई डोकलाम इसके बॉर्डर डिस्प्यूट। अब मान लीजिए कि देखिए कोई चीज लिख रहे हैं, अगर आपको कभी डोकलाम ऐसा पूछ लिया जाए, पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बड़ा ही कोई ऐसी चीज है, बड़ा सेंसिटिव इशू डोकलाम। क्या क्या डोकलाम पूछा है? अच्छा, डोकलाम अगर पूछा है तो आपको कोई बात नहीं है। डोकलाम पूछा है तो आपको कैसी इश्यूज लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे? क्या सवाल है बताइए डोकलाम पे, आपको लिखना बता दें। अब आपने इंडिया चाइना पढ़ा और आपको लगता है एक दो सवाल तो लोगों ने दिया पाकिस्तान से, तो इस पहले डोकलाम पे कौन सा सवाल पूछा है? सवाल है आपके पास? तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूं। अभी जो हमने पढ़ा है वही लिखेंगे डोकलाम पे। ये लिखने का तरीका होता है, बताइए। अब आप कहेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व करने क्या फायदा? फायदा इशूज तो वही है, वो थोड़ी बदलेंगे। आईआर में सब चीज घटना नहीं, डोकलाम में भी इशू तो कहाँ है? पूछा है तो किसने कहा पूछ लिया? कमाल की बात है यार। क्या
हमने कहा ना कि आईएएस में नहीं पूछा गया बिकॉज इट्स वेरी सेंसिटिव इशू, इट्स वेरी सेंसिटिव इशू। अगर हम कह रहे कि चूंकि जो बातें बहुत सेंसिटिव होती हैं उनको सामान्यतः एग्जामिनर पूछने से बचता है, लेकिन हमने फिर कहा अगर कोई पूछे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी एग्जामिनर पूछ भी लेता है तो अब मान लीजिए कि हमें सिंपल से लिखनी है, अब देख कैसे लिखते हैं। हमसे पूछा है डोकलामिसु, अगर हम मान लीजिए हमें डोकलामिसु पूछा है, क्या नहीं पूछा है, जीएस में भी नहीं पूछा है। पहले पेपर अच्छे से देखा करो आप लोग, कमाल गिस करते रहते हो हमेशा के, इतने दावे के साथ बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कमाल की बात है। अच्छा दूसरी, फॉरगेट अबाउट, कुछ भी पूछ लिया जाए, याद रखिए हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता पूछा क्या जा रहा है, हमारे पास हर चीज का आंसर है दोस्तों। हमारे होटल में कोई भी खाना खाने आ जाए, हर मेनू है मेरे पास, और इसे बेस्ट हो। एक बात याद रखिए, किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट आदमी का यही काम होता है, और समझने रटने में यही फर्क होता है। आपने देखा नहीं तो होटल वाले के पास जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, ये 2 मिनट में, रेसिपी सेम है, इधर का माल उधर, उधर का माल, ये बेस्ट कुक। और मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, एक बात याद रखिए, पॉलिटिकल साइंस के ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री में आप देखेंगे, हिस्ट्री में अलग अलग वंशों के लोग हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी से अकबर से अलग होगा। खिलजी के बेटे को अकबर साथ नहीं जोड़ सकते, अकबर को अशोक के साथ नहीं जोड़ सकते। यहां हम जहां चाहे वहीं जोड़ दें। ज्योग्राफी में एंडीज रॉकी अलग अलग है, हिमालय अलग अलग है। पोल साइंस में बड़ा फायदा है, समझ वाला विषय है। और एक बार अपने बेसिक समझे, वही अमेरिका, वही चाइना, वही इंडिया, वही मल्टी एलिमेंट, वही त्रिकोण, वही चौकोण, वही जय, हर जगह वही है कि नहीं। मतलब आप मेरी बात से सहमत है, नहीं सहमत है भाई? वही आतंकवाद, वही अमेरिका, जहां जाएंगे ट्रंप रहेगा ही रहेगा। अब देखिए अब लिखते कैसे हैं, अब मेरी तरफ देख लीजिए, मेरी तरफ देख लो, अब ये देखो, अब किताब में पड़ी हुई पीछे, ओ माय गॉड, जो भी किताब कॉपी देखना घर पे देख ले, मैं कह रहा हूं मेरी तरफ देखो, देख ही नहीं रहे हैं। कमाल की बात है भाई, 2-2.5 घंटे मेरी तरफ देख लीजिए, उसके बाद कहीं और देखिए, मुझे क्या प्रॉब्लम है, कहीं और का किताब कॉपी भी देखिए, और क्या कमाल की बात करती है। अब मली एक बात है, देखिए लिखने में गलती, डोकलामेसु इज अ टेरिटरी डिस्प्यूट और पावर स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल। पहले तो आपको यह समझना चाहिए, कोई भी पानी का झगड़ा आ जाए, जल का झगड़ा आ जाए, अब पता चले कि इतना करा, इतना क्यूसेक पानी हमको दो, कर इतना क्यूसेक पानी हमको दो, नदी की लंबाई इतनी है, इतने इतने देशों से बहती है, ना ना। इसे देखिए, डोकलामेसु का मतलब क्या है? फर्स्ट, इट इज ए पावर राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इट इज अ पावर राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एंड अगला, सेकंड पहला से इश्यू हुआ। दूसरा, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और नॉट? क्या भारत अपने, एक बड़ा शब्द सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अच्छा आप किसी सुरक्षा लेते हैं, किसी सुरक्षा देते हैं? अगर सुरक्षा लेते हैं तो फिर रवांडा बुरुंडी हैती है, और सुरक्षा देते हैं देन यूएस, चाइना एंड इंडिया है। तो इंडिया शुड बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यानी बताइए पड़ोसी देशों को हम सुरक्षा दे कि नहीं। अब भूटान हमारा दोस्त है, चीन ने ठांसना शुरू किया उसको, भूटान दौड़ा दौड़ा है मेरे पास, भूटान का भाई बचा लो। हमने कहा क्या प्रॉब्लम है? अगर चीन हमला करेंगे चलो, लेके पहुंच गया लठा डंडा दोस्तों। इसलिए इट इज साइन ऑफ मेजर पावर, वी हैव सिक्योर्ड भूटान अगेंस्ट चाइना। इसका मतलब है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर किसका? भूटान का। अब आप ये कहेंगे भूटान का, नेपाल का, मालदीव का। एक बार मालदीव में दंगा हो गया, मालदीव ने कहा भाई फंस गए हैं, हमने कहा तुरंत आ रहे हैं, चिंता मत करो। तुरंत हमारे सब निकलते रहते नेवल शिप, और नेवल शिप लेके तुरंत गए, 2-2 लाख हमारा विद्रोहियों को भगा दिया। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। श्रीलंका, अभी बम ब्लास्ट हुआ था, इंटेलिजेंस हमने दिया था, जरा सावधान हो जाना, नहीं इंटेलिजेंस माना, मामला हुआ। इसलिए इशू ये है, पावर राइवलरी इंडिया एंड चाइना, क्यों? बॉर्डर डिस्प्यूट है। और दूसरा, तीसरा इशू क्या है? डोकलाम इशू,
केवल इंडिया चाइना के मामले में अलग से देखा जाए या बाकी भी मामले को देखा जाए, कोई भी अलग से मामला नहीं होता इंडिया चाइना के बीच में, क्योंकि ओबोर को लेकर इंडिया पहले से ओबोर आ जाएगा, ट्रेड इशू आ जाएगा, व्यापार का मुद्दा आ गया। तो क्योंकि डोकलाम अगर इशू रिजॉल्व हुआ तो क्यों है? व्यापार के मुद्दे कारण। इसलिए डोकलाम इशू के साथ हम ये बात जरूर लिखेंगे कि अंतिमतः इंडिया चाइना के बीच में संघर्ष के बजाय सहयोग के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बोथ आर मेजर पावर। और इस समय ट्रेड इशू क्या, फिर वही कि चाइना और यूएस के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, इसे चाइना हमसे झगड़ा नहीं करना चाहेगा, चाइना में झगड़ा नहीं करना चाहेगा। इंडिया का स्टेक कहाँ लग गया? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो भारत एक महाशक्ति है, सुरक्षा करे। और दूसरा इसलिए दिखता है अगर भारत और चीन के बीच, इसलिए कहा भी जाता है, प्रोफेसर ने बात कही कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हल हो जाए, ये संबंधों को सामान्य करने की आवश्यक शर्त है, लेकिन सीमा विवाद हल कर देना ही संबंध सामान्य करने की पूर्ण शर्त नहीं है। एक बॉर्डर डिस्प्यूट हल हो जाए, साउथ चाइना सी, डोकलाम या ऐसे मामलों पे संघर्ष बना हुआ, तो उसको इशू वाइज बांट डालिए। इशू चाइना का, इशू इंडिया का, इशू भूटान का, इशू बॉर्डर का, इशू ट्रेड का, इशू ओबोर का, यही तो बात आप लिखेंगे। और डोकलाम पे अगर आपने ये लिखा, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली डोकलाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजिकली भाई जो डोकलाम का महत्व क्या है? इट्स जियो पॉलिटिकल, पहला इसका महत्व है भू राजनीतिक, यहां से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। दूसरा जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक, भू सामरिक। तो आईआर के शब्दों का प्रयोग खूब करिए। जियो पॉलिटिक्स का मतलब है डोकलाम अपने आप में चीन और भूटान की सीमा पर है, दैट इज जियो पॉलिटिक्स। डोकलाम चीन भूटान की सीमा पे, दैट इज जियो पॉलिटिक्स। और जियो स्ट्रेटेजिक क्यों? यानी जियो पॉलिटिक्स का मतलब है विदेश नीति पर भौगोलिक तत्वों का प्रभाव, जो इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इम्पैक्ट ओवर फॉरेन पॉलिसी ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो जियो पॉलिटिक्स से लैंड लॉक होना जियो पॉलिटिक्स है, बफर स्टेट होना जियो पॉलिटिक्स है। तो भूटान इज अ बफर स्टेट, जियो पॉलिटिक्स। लैंड लॉक, जियो पॉलिटिक्स। बफर स्टेट का मतलब दो महाशक्तियों के बीच स्थित है, और जियो पॉलिटिक्स का मतलब है लैंड लॉक है, इंडिया पे डिपेंडेंट है। और जियो स्ट्रेटेजिक क्यों है? सिलीगुड़ी गलियारे के पास है, इंडिया की सिक्योरिटी को सीधे इम्पैक्ट करता है। सिलीगुड़ी गलियारे के पास है, बहुत ऊंचाई पर है। 1962 के इंडिया चाइना वॉर में चाइना ने ज्यादातर पे ऊंचाई वाले पॉइंट हमसे छीन लिए हैं पासेस। सिलीगुड़ी यानी चुंबी वैली में, डोकलाम चुंबी वैली में है, इट्स वेरी हाइट। और फिर पहाड़ों पर घाटी मिलना, इट्स वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। भाई हिमालय पर आपको सेना बनाए रखने के लिए कोई प्लेस तो चाहिए, तो घाटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी इसका महत्व है। तो जियो स्ट्रेटजी का मतलब है ऐसा भूभाग जो सिक्योरिटी को प्रभावित करे, और दूसरा ऐसा भूभाग जो फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करे। तो दोनों का बेसिक फर्क किया जाता है। तो यहां से प्रश्न शुरू करिए सारे इश्यूज, और फिर निष्कर्ष वही कि चीन के साथ हम संबंध बनाएंगे कैसे। अब जैसे मैं आप एक सवाल पूछूं, अब मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा, हम दो तीन प्रैक्टिस आप करा दें। कैसे कोई भी, अगर इंडिया चाइना हमने पढ़ लिया, तो मान लीजिए कल के लिए जरा प्रश्न आप लिखिए, कैसे आप इसको लिखेंगे? डोकलाम पे लिख लेंगे आप? बस ये होना चाहिए, गलतियां कहाँ होती है ये मत लिखिए कि डोकलाम की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इस साल हमारे पास था तो चीन ने कहा अब हमारा होना चाहिए, उसमें दो तीन वार्ताएं हुई, सफल नहीं हुई। अब 150 शब्द है, कहानी क्यों बता रहे हैं? इशूज लिखिए उस पर। और अब किताब पढ़ने का तरीका क्या है? इशूज तलाश कर लीजिए, किताब पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आप इशू नहीं तलाश कर पाते तो फिर पढ़ना फिर अधूरा है। बताइए, मैं बना दो, लेकिन हमेशा आप इधर देखो, एनालिसिस इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। निबंधात्मक उत्तर है और मैप बनाने की अपनी एक सीमा होती है, फिर भी मैप आप बना दो, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, मैप बना दो अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या?
मैप दिखा देंगे, चिंता मत करो, लेकिन लिखना सीखो, मैप पे थोड़ी मत ठूसोगे। यही बावरापन है। मैप बता दीजिए, अरे वहां एग्जामिनर को मैप दिखाओगे, लिखना सीखोगे। लिखना सीखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैप में सारा बता दूंगा, दिखा दूंगा। लेकिन मैप दिखने से मजा आता है देखने में, लिखने में उससे रत्ती भर फायदा नहीं मिलता। और आप क्या सीखना है? लिखना, उसके बाद मजा लेना। भाई लिखने के बाद फिर मजा भी आ जाए तो अच्छी बात है। अगला लिखिए। अब मैं कैसे आपको एक्सरसाइज करा, तो लिखिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, हाँ बताइए। क्या? हाँ, करना चाहिए, बता रहा हूं। अच्छा, आप आपका यही प्रश्न आपको प्रश्न आपको भेजो। प्रश्न क्या क्या पूछा गया है इसमें है? हाँ देखिए, देख लीजिए, प्रश्न दीजिए। अब देख कैसे आपको ऐसे प्रश्न को उत्तर लिखना है बताता हूं मैं। तो किसी ने पठानकोट का भी दिया है, मैं आपको जल्दी प्रश्न दो। अब ढूंढा मत करो यार, जल्दी फटाफट प्रश्न दिया करो आप लोग। 76 जरा निकाल के दो मुझे। कहाँ पे है? 76। हाँ, पांचवा नंबर तो यार कहीं और का है। पांचवा, अच्छा ऊपर है। हाँ लिखिए, अब प्रश्न लिखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा जाता है। अब आप इधर देखिए, अब जो कोई भी पानी का विवाद आ जाए तो अप्रोच आपका यही रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर। यद्यपि साउथ एशिया में आएंगे अभी हम, साउथ एशिया में छोड़ा हुआ है अभी। अभी तो महाशक्ति और विदेशन का विकास कैसे हो, पहले महाशक्ति फिर साउथ एशिया में आएंगे। यद्यपि मैं सवाल ही बताता आपको, लेकिन आपने पूछ लिया तो लिख लीजिए इसको। लिखिए, इट इज अ 2011 में पूछा गया था ये। भारत ने नेपाल, और क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने नेपाल और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ भारत ने नेपाल और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ डू यू थिंक दैट इंडिया शुड साइन ए ट्रीटी, अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ जल विभाजन की जिस प्रकार की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिस प्रकार की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, डू यू थिंक दैट इंडिया शुड साइन ए ट्रीटी विद चाइना ऑन वाटर शेयरिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? क्या आपके विचार में भारत को ब्रह्मपुत्र नदी के जल विभाजन पर चीन के साथ भी उसी के समान संधि पर हस्ताक्षर करना चाहिए? Do you think that India should sign a treaty with China on water sharing of Brahmaputra River, similar to what she did with Nepal and other neighboring countries? प्रश्न आप लिख दिया। अब याद रखिए, यही अप्रोच चलेगा, पाकिस्तान के साथ आ जाए तो, चीन के साथ आ जाए तो, बांग्लादेश के साथ आ जाए तो। अब देखिए, अब इसका इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। यानी पानी का मुद्दा जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स है, या इन्वायरमेंटल है? पहला मुद्दा। तो आपको शुरू देखिए, दुनिया में कभी संघर्ष हुए थे लोहे के लिए, कभी कोयले के लिए, कभी भूभाग के लिए। नाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड द वाटर। कॉन्फ्लिक्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड द वाटर, एंड दिस इज न्यू डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब इशू अब देखेंगे। अब इसमें पहला लिख देंगे इंट्रोडक्शन। दूसरा, व्हाट इज द इशू ऑफ ब्रह्मपुत्र?
और तीसरा, what approach we should adopt towards China and how it is different from Nepal and other countries. नेपाल के साथ और लोगों के साथ ये मामला कैसे अलग होगा? तो पहला याद रखिए, जब भी पानी का बंटवारा होता है, इसको साउथ एशिया में मुझे बताना भी था, जब भी पानी का बंटवारा होता है तो कहा जाता है जिसकी नदी उसकी पानी। और जब पानी का बंटवारा होता है देखो तो अपर रेपेरियन स्टेट एंड देयर लोअर रेपेरियन। तो आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र के मामले में चाइना अपर रेपेरियन स्टेट है, ऊपर चाइना है, नीचे में पहला। और इस तरीके के मामले हैं कि जब पानी का विभाजन होता है तो दो प्रकार के डैम बनते हैं, दो प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। एक तरीके से एक है नॉन कंजम्पशन यूज ऑफ वाटर, दूसरा कंजम्पशन यूज ऑफ वाटर। इसका मतलब एक है रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब है, यानी पानी के मुद्दे में दो चीज आती है कि पहला, नदी के कौन सा राज्य नदी के ऊपर वाले पार्ट में है, नीचे वाले पार्ट में है, विच स्टेट इज अपर रेपेरियन स्टेट एंड विच वन इज लोअर। तो यहाँ अपर कौन है? चाइना। लोअर कौन है? इंडिया। दूसरा मामला ये होता है कि रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट है या डैम है। रन ऑफ का मतलब होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को उसने रोका नहीं, रेगुलेट किया पहला। और चीन का भी तो ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में कुछ हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज एंड दैट ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज यारलुंग सांगपो इन चाइना।